हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज़ सैयद, अपने साथी उमर चीमा और हमारे खुसूसी मेहमान मुख्तार अहमद अली के हमरा। मुख्तार अहमद अली पाकिस्तान में मालूमात तक रसाई के कानून के एक वो हीरो हैं जिनको शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आजकल पूरा पाकिस्तान इन्हें इस तरह से जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इंसाफ लेने गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ही। तो सुप्रीम कोर्ट के केस जो जज साहिबान हैं, चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने आज एक केस सुना है अपने दो साथी जजेस के हमरा। मुख्तार अहमद अली का वो केस है, और केस क्या है, इन्होंने मुख्तार अहमद अली साहब ने साल 2019 में मालूमात तक रसाई के कानून मजरिया 2017 के तहत सुप्रीम कोर्ट से उसके मुलाजमीन की तफसीलात मांगी थी। दरअसल ये तफसील सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मांगी गई थी, वो मालूमात इन्हें नहीं दी गई। फिर ये एक कमीशन जो मालूमात तक रसाई के कानून के तहत बना हुआ है उसके पास गए, उस कमीशन ने इनके हक़ में फ़ैसला दिया। ये हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, लेकिन हाई कोर्ट ने इनके जो राइट है उसको शायद तस्लीम नहीं किया और इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनकी जो पटिशन है वो नहीं लगती रही। उमर अता बंदियाल साहब का दौर ख़त्म हो गया, काजी फ़ाइज़ ईसा आए तो उन्होंने जो पहले रोस्टर्स जो इनिशियल जारी किए उसमें इस केस को भी लगाया। आज मुख्तार अहमद अली सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे साहिल के तौर पर हमारे सामने आए हैं जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन के भी चैम्पियन हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूरी है कि उमर चीमा और मैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है एक CPDI, सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, उसके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो बताना आपको ज़रूरी है कि हम कंसल्टेंसी भी करते रहे हैं। तो मुख्तार अहमद अली साहब से बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चीमा साहब, मेरे ख्याल में सबसे पहले आज की कार्रवाई के बारे में बात करते हैं। मैं आज कोर्ट में मौजूद था। आप काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो चीफ जस्टिस हैं उनके सामने खड़े थे, और उनके साथ जस्टिस अख्तर मिनल्ला और साथ जस्टिस मोहम्मद अमीन साहब थे। तो तीनों जज साहिबान का सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी पिटीशन को हियरिंग के दौरान आपको क्या फ़ील हो रहा था कि जो मौजूद बेंच है वो आपके साथ जो आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, वो मौजूद बेंच का रवैया आपको क्या फ़ील हो रहा था कि किस तरह का रवैया? मुझे तो उनका रवैया काफ़ी पॉजिटिव लगा, और मुझे उन्होंने मौका भी दिया कि बात करूं। चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं काफ़ी एक तरह से मुझे वो स्पेस दे रहे थे, और काफ़ी सारे नुकात वो ख़ुद उठा रहे थे जो शायद नुकात मैं उठाता। लेकिन जैसे जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ी तो उससे बहुत सारे नुकात सामने आए, और मुझे लगा कि बात, जैसे और ख़ुद उन्होंने भी फरमाया कि बात काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगरचे मैं जब एक शहरी के तौर पे सोचता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड बात है। मेरे ख़्याल में तो ये ट्रांसपेरेंसी की बात है। अच्छा मुख्तार साहब, एक मिनट के लिए, चूँकि हमारे देखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपके केस का नहीं पता, शायद मुझे, उमर को, हम सबको पता होगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो 4-5 जो पॉइंट हैं अगर आप बता दें कि आपने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगा था, पूरी कहानी अगर पता लग जाए तो फिर हम बात का आगाज़ फॉर्मली करते हैं। तो इनिशियली अगर अपने पॉइंट्स बता दें जो ख़त लिखा था। देखिए, आपके इल्म में है कि 2010 से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फ़ंडामेंटल राइट का दर्जा रखता है। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही ये फ़ंडामेंटल राइट बना, तमाम इदारे इस पर अमल दरामद के लिए इक़दामात उठाते, और सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट का इदारा और हमारे हाई कोर्ट्स वो ये इक़दामात उठाते, चूँकि वो रोज़ फंडामेंटल राइट्स के फ़ैसले करते हैं। लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा था कि काम उस तरह से नहीं हो रहा। तो 2019 में आप देखिए कि इस राइट को फंडामेंटल राइट बने हुए 9 साल हो चुके थे। तो मैंने मुल्क के बड़े बड़े इदारों को एक इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी, और उसमें सवाल बड़े सादा थे। मकसद, वो इन्फॉर्मेशन भी अहम है अगरचे सादा सवाल है, लेकिन उससे बड़ा मकसद ये था कि रिस्पांस को चेक करना कि ये इदारे हमारे मुल्क के इस आइन की जो एक अहम शिक है उस पर अमल दरामद के हवाले से इनका रवैया क्या है। तो मैंने प्रेसिडेंट हाउस को भी भेजा, प्राइम मिनिस्टर हाउस को भेजा, इलेक्शन कमीशन को भेजा, चेयरमैन सेनेट, चेयरमैन स्पीकर नेशनल असम्बली, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को। सवाल बड़े सादा से थे। आपका टोटल स्टाफ कितना है? सेंक्शन पोस्टें कितनी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यस, आपकी सेंक्शन पोस्टें कितनी है? ग्रेड 1 से लेकर 22 तक, कैटेगरी वाइज, मतलब ग्रेड 21 में कितने हैं, 22 में कितने हैं, 18 में कितने हैं, उनमें ख़वातीन कितनी हैं, कितनी सीटें खाली हैं, वैकेंसीज, मतलब सेंक्शन पोस्टें हैं लेकिन उस पर आपने कोई लोग भर्ती नहीं किए। उनमें ख़वातीन कितनी हैं, उनमें पर्सनस विद डिसेबिलिटी कितने हैं,
उनमें ट्रांसजेंडर पर्सनस कितने हैं, और फिर मैंने एक ये भी पूछा कि आपके जो सर्विस रूल्स हैं उनकी कापी मांगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने वो भी मांगी कि आपके ये जो एडहॉक स्टाफ है वो कितना है, डेली वेजेस पे कितना है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे कितना है वर्सेस रेगुलर स्टाफ। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। मतलब उसमें एक मकसद ये भी था जानने का कि हमारे यहाँ बाज़ का ख़वातीन के कोटाज होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी के होते हैं, तो आप किसी इदारे को जांचना चाहें तो एक ये भी देखने का अंदाज़ होता है कि वो कितना इंक्लूसिव है। आपने सुप्रीम कोर्ट को इम्तिहान में डाल दिया, तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन उनसे मांगी। मेरा ख्याल था कि चलो इन्होंने कोई इक़दाम नहीं उठाए होंगे, मतलब उस वक्त मुझे पूरा पता भी नहीं था कि अगरचे फंडामेंटल राइट है, लेकिन मेरी एक हुस्न ज़न ये था कि ये सुप्रीम कोर्ट है, फंडामेंटल राइट्स की वहाँ पे रोज़ बातें होती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो ये तो बड़े फोर्थ कमिंग होंगे। लेकिन मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जवाब ही नहीं आया। हाँ, जहाँ से जवाब आया वो वज़ीर आज़म हाउस था, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी। अच्छा, बाकी इदारों ने भी उस पर प्रेसिडेंट हाउस, चेयरमैन सेनेट, इलेक्शन कमीशन को मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल में मैंने शायद नहीं फाइल। चेयरमैन सेनेट ने तो मेरे ख्याल अपने रूल्स ही बदल दिए कि जिसके तहत ये इन्फॉर्मेशन ली नहीं जा सकती। उन्होंने तो कानून को अमेंड करवाने की कोशिश की। वो शायद, मेरा मकसद तो ये नहीं था, लेकिन गालबन उधर इंटरप्रेट ऐसे हुआ कि उधर जो भर्तियाँ शर्तियाँ होती रही हैं कि मैं शायद उनके पीछे हूँ। हालांकि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, अगरचे वो हम सुनते रहते हैं कि ये नेशनल असम्बली और सेनेट में जो बाज़ ये भर्तियाँ वगैरह होती हैं वो आम तौर पे मेरिट पे नहीं होती हैं। और उस वक्त इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने अपने ऑफिस की पूरी डिटेल दी। वज़ीर आज़म हाउस से तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं मिली। मैंने फिर अपील फ़ाइल की कमीशन में। कमीशन ने जब नोटिस किया रजिस्ट्रार ऑफिस को कि आप इसको रिस्पॉन्ड करें, तो उन्होंने फिर भी मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने एक लेटर कमीशन को लिखा और कमीशन ने फिर वो मुझे लेटर फॉरवर्ड किया, और उसके साथ भी एक मुख्तसर सा लेटर था, और साथ में एक सुप्रीम कोर्ट का लेटर, रजिस्ट्रार ऑफिस का लेटर लगा हुआ था, जो गालबन उन्होंने सेक्रेटरी नेशनल असम्बली या सेक्रेटरी सेनेट को लिखा था, और उसमें कुछ कवानीन के हवाले दे के कि हम आपके सवालों के जवाब देने के पाबंद नहीं हैं, तो वो साथ में लगाया हुआ था। और उससे ज़ाहिर एक आप इन्फर ये कर सकते हैं कि वो कह रहे थे कि हम तो उधर भी जवाब नहीं देते, तो आप तो आम शहरी हैं। जो दूसरों से जवाब तलब करते हैं वो खुद जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे, और उस कानून के तहत जो आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 19A की सूरत में बुनियादी हक है, और ये आर्टिकल 19A है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर बात भी हुई, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं वो पढ़ूँ आर्टिकल 19A, और मैंने वो पढ़ा। तो उसकी वर्डिंग कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ पे वो दोहरा देता हूँ कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, हर शहरी, इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, subject to reasonable restriction, subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law। अब इसमें कहीं नहीं लिखा कि किसी महकमे से आप नहीं मांग सकते, मतलब एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो किसी ये वो तखसीस नहीं है कि ये आइनी इदारा है या ये फ़ौजी इदारा है तो इससे आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, लेकिन जो आप किसी से भी मांग सकते हैं। लेकिन एक्ट जो बना 2017 का, उसमें तो पाबंदी लगा दी गई कि आप फौज से और जो सिक्योरिटी आपके ऑपरेटर्स है उससे मालूमात नहीं ले सकते, अदलिया से नहीं ले सकते। लेकिन उसमें आइन की शेक में ये तो है कि आप रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं है कि कोई महकमा आप बिल्कुल इसके दायरे से निकाल सकते हैं। कोई चीज़ों को इस्तिस्ना हासिल है, वो फौज को मुकम्मल तौर पे इस्तिस्ना हासिल नहीं है, उसके कुछ यानी कि जो ऑपरेशनल मामलात हैं या उस लिहाज से लेकिन उसमें तो ब्लैंकेट कवरेज दिया गया ना कानून में। लेकिन आइन में तो आर्टिकल 19A में कोई ऐसी ब्लैंकेट कवरेज नहीं है, वो तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। लेकिन जो एक्ट जब बनाया तो उसमें अफवाज पाकिस्तान की हद तक ये कहा गया कि फ़ौज एक्सक्लूड होगी, आर्म्ड फोर्सेस एक्सक्लूड होंगी, यानी कि उन फौज के मतलब कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा एक्सेप्ट उनके जो सोशल वेलफेयर के फंक्शंस हैं, मतलब जैसे DHA है या कोई और सोशल वेलफेयर के फंक्शंस हैं। अच्छा, ये भी मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा है, चूँकि आर्म्ड फोर्सेस सोशल वेलफेयर से हट के भी देखिए ना, कोई भी आर्मी, दुनिया की हर आर्मी, उनके कुछ डिफेंस के फंक्शंस होते हैं, वो तो ज़ाहिर सीक्रेट होने चाहिए, लेकिन कुछ वो ऐसे होता है, आपने गल्ला कितना ख़रीदा, आपने बिल्डिंग्स कितनी बनाई, भले आप उनकी लोकेशन ना दें, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने कारें कितनी ख़रीदी, भले आप ये ना बताएं कि किस ऑफिसर के पास हैं, वो सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, लेकिन कितनी ख़रीदी, तो मतलब इस तरह की चीज़ें तो वो भी एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि थोड़ा सा जो वो कानून में वो एक्सेप्शन उससे बढ़ के है कि जितनी रीजनेबली देनी चाहिए थी। तो बहरहाल वो जब सुप्रीम कोर्ट का जवाब वो कमीशन को भी उनके कहने पे भी नहीं आया, तो फिर उन्होंने फाइनली कोई मौका दे के और मुझसे भी रिजाइंडर लेके तो उन्होंने डिसाइड कर दिया, और उन्होंने कहा
कि ये इन्फॉर्मेशन देनी बनती है, इसका ताल्लुक जुडिशल इंडिपेंडेंस से नहीं है, इस इन्फॉर्मेशन के देने से जुडिशल इंडिपेंडेंस पे कोई हर्फ नहीं आएगा। और ये कि सुप्रीम कोर्ट भी एक पब्लिक बॉडी है, चूँकि कानून में ये लिखा हुआ है कि एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल, कमीशन अंडर द फेडरल लॉ, कि जो भी फेडरल लॉ के अंडर हैं और अदालत भी फेडरल लॉ के अंडर होती है, तो उन्होंने कहा वो पब्लिक बॉडी है। ये कमीशन ने फैसला दिया। जी बिल्कुल। और ये कमीशन का फैसला किस किस ने ऑथर किया था, क्या डिटेल्स हैं अगर पता लग जाए? ये तीनों मेंबर्स थे, आजम साहब थे, जायद अब्दुल्ला साहब थे और मलिक साहब थे। ये तीनों जो मेंबर्स, फवाद साहब जो हैं, तो वो तीनों ने इस पे डिसाइड किया था। बड़ा हिस्टोरिक जजमेंट है, अगर देखा जाए तो बड़ी एक रेफरेंस है इसका, आगे चल के भी बड़ा काम आएगा। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ होता यह है जी कि जब कोई किसी बड़े ऑफिसर के हवाले से या बड़े ऑफिस के हवाले से या ताकतवर इदारे के हवाले से कोई फ़ैसला करना होता है तो आम तौर पे लोग हाथ खड़े कर देते हैं। तो कमीशन इस हवाले से मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने जो उनको सही लगा उस पर उन्होंने फ़ैसला कर दिया। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार साहब हैं थ्रू द अटॉर्नी जनरल ऑफिस, वो एक रिव्यू में आए और रिव्यू भी कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद फिर जो रजिस्ट्रार ऑफिस हैं वो रिट में चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील कर दी उन्होंने। आज वो इंटरेस्टिंग। और अपील में रिप्रेजेंट किसने किया था ये भी बताएं। आमिर रहमान साहब जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने वो रिट फाइल की थी और एक दो जगहों पे असिस्ट करने के लिए चीफ जस्टिस साहब के कहने पे वो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल साहब भी पेश हुए थे। और लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात थी कि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पॉइंट उठाया कि रजिस्ट्रार साहब कैसे रिट में आ सकते हैं, चूँकि रजिस्ट्रार साहब अगर तो अलहदा ऑफिस हैं तो उनकी नुमाइंदगी वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस क्यों कर रहा है। और अगर सुप्रीम मतलब इन एनी केस अगर वो सुप्रीम कोर्ट हैं तो फिर भी अटॉर्नी जनरल ऑफिस उनकी नुमाइंदगी क्यों करेगा, और अलहदा ऑफिस भी हैं तो फिर वो क्यों करेंगे, क्योंकि कमीशन भी एक सरकारी ऑफिस है, ये भी एक सरकारी ऑफिस है और कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुआ है। लेकिन आज यहाँ पे पता चला कि अटॉर्नी जनरल साहब ने आज मॉर्निंग में ये तस्लीम किया कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस को रिट फाइल नहीं करनी चाहिए थी। ये तो है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले जरा तरतीब वाइज हाई कोर्ट का अहवाल सुना दें कि हाई कोर्ट में क्या हुआ और फिर आते हैं सुप्रीम। हाई कोर्ट में ये केस चलता रहा और बिल आखिर उसको आमिर रहमान साहब ने डिसाइड कर दिया। ये शुरू में अतर मिनल्ला भी थे, कुछ अर्सा उन्होंने सुना लेकिन फिर वो एलिवेट हो गए, तो उसके बाद फाइनली ये जो फैसला है। अतर मिनल्ला के पास ये केस कितना अरसा रहा जब वो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, लेकिन उनके पास कोई 7-8 महीने शायद। और अतर मिनल्ला साहब ने इस केस का फैसला नहीं किया उस वक्त, उनके दौर में इसका फैसला नहीं हुआ कि कई पेशियाँ हुई जिसमें उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब को भी बुलाया था, वो भी आए, शुरू में उन्होंने असिस्ट किया और फिर बाद में आमिर रहमान साहब आते रहे, तो लेकिन उनके ज़माने में ये फ़ैसला नहीं हो सका था। तो फिर बाद में ये जैसे मैंने कहा कि बाद में जस्टिस आमिर फारूक तो क्या फ़ैसला दिया था उन्होंने? आमिर फारूक साहब ने उसमें उन्होंने ये करार दिया कि पहला तो उन्होंने ये कहा जी कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो रिट फाइल कर सकते हैं और उसकी उन्होंने कोई नज़ीरें पेश की, और तो वो जो मेरा ऑब्जेक्शन था कि ये इनकी रिट बनती नहीं है तो उन्होंने उसको ओवर रूल कर दिया। और दूसरा उन्होंने इसकी ज्यूरिस्डिक्शन पे फ़ैसला किया, मेरिट पे फ़ैसला नहीं किया, उन्होंने ज्यूरिस्डिक्शन पे उन्होंने कहा जी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट हैं वो पब्लिक बॉडी की डेफिनेशन में नहीं आते, चूँकि एक्ट में लिखा हुआ है एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल, कमीशन अंडर द फेडरल लॉ। तो उन्होंने कहा ये जो कोर्ट की डेफिनेशन है ना, कोर्ट की डेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट नहीं आता, ये दूसरे कोर्ट्स तो आते हैं, हाई कोर्ट आती है नहीं। उनका ख्याल था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आते। अच्छा, आपने इसी तरह की एक राइट टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट आपने गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी भेजी हुई थी? मेरी उस पर अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अगर वो फैसला ये करते कि सुप्रीम कोर्ट को ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए तो फिर बाद में उन्हें खुद भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बिल्कुल लाजमी बात है जी। फिर वो हाई कोर्ट्स भी, क्योंकि उनका प्ली तो एक ही है ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की पैदावार हैं, तो ये आप अंडर द फेडरल लॉ की बात कर रहे हैं। अगरचे वहाँ पे भी मैं ये कह रहा था कि एक्ट में ये नहीं लिखा कि एनी कोर्ट, कमीशन, ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या बाय द फेडरल लॉ, वहाँ पे ये लिखा हुआ है अंडर द फेडरल लॉ। तो फेडरल लॉ मेरी नज़र में तो अदालतों पे भी अप्लाई होता है, कोई भी फेडरल लॉ। मतलब जब देखें ना, अब जैसे जज साहबान की जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो एक एक्ट के ज़रिए से डिटरमिन किए जा सकते हैं और किए जाते हैं।
तो वो एक्ट तो और कई जगह पे आइन में लिखा हुआ है। अभी चीफ जस्टिस साहब ने रिसेंटली हलफ उठाया है, आपने अगर मैं अभी तवज्जो से सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जी वो आइन और कानून पे अमल दरामद करने के पाबंद हैं। तो हर जज हलफ उठाता है कि मैंने आइन पे भी अमल करना है और कानून पे भी अमल करना है, तो फिर अंडर द फेडरल लॉ कैसे नहीं है? तो अंडर द फेडरल लॉ तो हैं। हाँ, इस हद तक कि अगर कोई ऐसा लॉ हो जिससे कोई जुडिशल इंडिपेंडेंस इफ़ेक्ट होती हो तो उस पर तो चलो बात हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ ये कहना कि हम किसी फेडरल लॉ के अंडर नहीं हैं तो मेरी समझ से तो बालातर है। अच्छा, ये कितना अर्सा ये आपने अपील की रखी सुप्रीम कोर्ट में और कितने अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मैं थोड़ी तस्वीर भी करना चाह रहा था। सुप्रीम कोर्ट में चूँकि मैं जब सिंगल बेंच का फैसला आया आमिर फारूक साहब की तरफ से, में भी गए थे तो उसके बाद मैं फिर वहाँ पे वो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की। तो इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो 2 जज साहबान ने सुनी। अच्छा, वहाँ पे ये हुआ मेरे साथ कि जो आमिर फारूक साहब ने फ़ैसला कोर्ट में अनाउंस नहीं किया था, ना ही उन्होंने कोर्ट में बताया था कि ये कब अनाउंस किया जाएगा। तो मैं तो कोई ज़्यादा अदालतों का प्रोसीजर से वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं इन पर्सन वहाँ पे था। तो मैं घर चला गया कि अब कोई अगली डेट आएगी या कोई फ़ैसला आएगा तो बता देंगे, कोई नोटिस आ जाएगा, कोई फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। लेकिन वो मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि वो तो जजमेंट अनाउंस हो चुकी है या दी जा चुकी है। तो वो काफ़ी टाइम गुजर चुका था। खैर, मैंने फिर वो सर्टिफाइड कापी अप्लाई की तो वो टाइम बार एक्चुअली हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन के साथ इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल की। तो इंटर कोर्ट अपील में बजाय इसके कि वो जुरिस्डिक्शन पे फ़ैसला करते हैं या मेरिट पे फ़ैसला करते हैं, उन्होंने उसको टाइम बार्ड की वजह से उड़ा दिया। वो 2 जज साहबान थे, एक कि तो आपने मुकर्रा वक्त से बाद में अपील की इसलिए हम आपकी एग्जैक्टली तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स मेरे उसको डिसाइड नहीं किया, उन्होंने टाइम बार्ड, आसान रास्ता शायद था, उनको मुनासिब लगा तो उन्होंने इस पे उसको उड़ा दिया। तो बल्कि मेरे ख्याल उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो आपका जवाज़ है कि आपको पता ही नहीं चला कि जजमेंट अनाउंस होने का आपको पता नहीं चला, ये जज का काम नहीं है या कोर्ट का काम नहीं है। आपको चाहिए था कि जो ही समाअत ख़त्म हुई तो आप साथ ऑर्डर की फैसले की कापी का भी एक कह देते जी मुझे कापी दीजिए। मुझे इसका नहीं था पता, शायद प्रैक्टिस यही चलती है कि वो आप फैसले की कापी के लिए अप्लाई कर देते हैं, मुझे तो नहीं था पता। लेकिन मुझे उन्होंने इसका वो होता है ना कि बेनिफिट एक आम शहरी को जो देना होता है, आखिर एक फंडामेंटल राइट की बात थी, 2 जज साहबान के सामने ये केस था, तो वो कंडोन करते ही रहते हैं, मतलब कंडोनेशन ऑफ डिले का एक आम तौर पे कर देते हैं गालबन। लेकिन मेरे केस में उन्होंने मुझे इसका फ़ायदा नहीं दिया कि ये एक आम शहरी है जो वकील नहीं है, अदालत में शायद पहली दूसरी दफ़ा आया होगा तो इसको प्रोसीजर का पता नहीं होगा। लेकिन वैसे भी ये प्रैक्टिस मेरी नज़र में कोई ठीक प्रैक्टिस नहीं है कि आप फ़ैसला का ना जजमेंट का टाइम बताएं, ना कोर्ट में अनाउंस करें, और ये फ्री कैन पे हो कि वो ख़ुद ही विजिलेंट हों और देखते रहें कि कब जजमेंट अनाउंस हुई है। तो मेरे ख्याल में ये प्रोसीजर भी बेहतर करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में आप कब आए और कितना अरसा इंतज़ार करना पड़ा आपको? मैंने जी वो जब मुझे वहाँ से फिर कॉपी मिल गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो डिवीज़न बेंच था उसके फ़ैसले की, तो मैंने 9 तारीख इस महीने की मैंने सुप्रीम कोर्ट में फिर पटिशन फ़ाइल की, अपील फ़ाइल की उसके ख़िलाफ़, और वो लीव टू अपील होती है। और तो वो खैर उस पर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उस पर कोई ऑब्जेक्शन लग गए हैं। मुझे मैसेज आया, सुप्रीम कोर्ट का वैसे बड़ा अच्छा सिस्टम है कि वो जब आप फाइल करते हैं तो वो भी आपको एक मैसेज आ जाता है, और जब वो कोई ऑब्जेक्शन वगैरह लगता है तो आपको एक मैसेज आ जाता है, और जब केस फिक्स होता है फिर भी मैसेज आता है। और इस दफ़ा फिक्स हुआ है तो मुझे वो बल्कि व्हाट्सएप पे भी आया, फ़ोन कॉल भी आई, फ़ोन पे व्हाट्सएप पे भी वो मतलब मैसेज भी आया आप फ़ोन पे। और वैसे अगर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी होता कि जब कोई फ़ैसला सुना दिया जाए तो तब भी एक मैसेज आ जाता ताकि एक बंदा बजाय इसके कि सारे काम छोड़ के वो फ़ैसले का इंतज़ार करता रहे, तो मेरे ख्याल ये ताहीर भी ना होती। जी बिल्कुल, अगर उधर ऐसे होता तो ये बिल्कुल ना होता, मुझे वक्त पे पता चल जाता। उधर और भी कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने देखी, जब मैंने वहाँ पे वो फ़ाइल करनी थी ना इंटर कोर्ट अपील, तो मैं गया तो वो मुझे कोई 6, 7, 8 दफ्तरों में जाना पड़ा। कहीं पे वो ये होना था, बायोमेट्रिक होना था, कहीं पे कोई फ़ीस देनी थी, कहीं पे कुछ और होना था, वो 7-8 दफातर में। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की है तो वो मैं एक ही जगह पे 2-3 साथ में वो बने हुए हैं केबन से, तो वहाँ पे बायोमेट्रिक हो गया, उन्होंने रिसीव कर ली, तो वहीं पे उन्होंने वो मुझे नंबर दे दिया, और फिर एक इंस्टीट्यूशन ब्रांच है। तो एक्चुअली आप देखें तो तकरीबन 2 स्टेप्स हैं, लेकिन आसान हैं,
मतलब 2-3 स्टेप्स एक ही जगह पे हो जाते हैं और फिर आपको एक इंस्टीट्यूशन ब्रांच में कापी लेके जाना होता है। तो बहरहाल मैंने 9 तारीख को फ़ाइल की, उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगा, कोई माइनर सा ऑब्जेक्शन था, कोई कंसाइज स्टेटमेंट में कुछ कमी रह गई थी, वो खैर मैंने मीट कर दिया। और जब मैंने मीट करके दोबारा सबमिट कराई है, जब मैंने शुरू में फ़ाइल की थी तो उस वक्त जस्टिस मदयाल साहब अभी मौजूद थे, लेकिन जब मैं ऑब्जेक्शन रिमूव करवाया है तो उस वक्त काजी साहब आ चुके थे, तो वो मेरी सेम डे ही तकरीबन नंबर भी लग गया और फिक्स भी हो गई, और 27 की डेट थी तो आज उसकी हेयरिंग हुई। अच्छा, आज हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान वो भी खड़े थे आपके। इनिशियली तो एक परसेप्शन ये था कि अटॉर्नी जनरल आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो आपकी हमायत कर रहे थे। तो कुछ बताएंगे कि एक ख़ास नुक्ता भी था जिसपे अटॉर्नी जनरल तो आपकी भरपूर हमायत कर रहे थे, लेकिन एक आध नुक्ता वो भी था जिसमें वो आपकी हमायत नहीं कर रहे थे। एजाज एक मिनट ज़रा यार, मेरी भी बात सुनो। जी जी। आप तो उसमें पिटिशनर थे और एजाज जो है वो आपकी बातें सुना है, और मैं इतने ही इस मामले में लाइल्म हूँ जितना हमारे नाजरीन हैं। तो पहले हमें ये तो पता चले आज हुआ क्या है। देखिए, आज वो 15 नंबर पे 15 ही केसेस गालबन फिक्स्ड थे और मेरी पिटीशन 15 नंबर पे थी। तो मैं तो खैर सुबह ही चला गया था, मुझे कोई सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा पता भी नहीं है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैंने कहा टू बी सेफ साइड मैं जल्दी चला जाऊँ, तो मैं कोई 9 बजे से भी थोड़ा पहले पहुँच गया था। खैर वो 9 बजे कोर्ट रूम खुला और कुछ 9:30 बजे जज साहबान तशरीफ़ लाए, तो अटॉर्नी जनरल साहब उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। तो अभी मेरी बारी तो नहीं आई थी, लेकिन उसी वक्त अटॉर्नी जनरल साहब को बुला लिया चीफ जस्टिस साहब ने। तो वहाँ पे उन्होंने उनसे कहा कि भाई आज ये केस भी लगा हुआ है, तो आप पहले आपका ऑफिस इसको रिप्रेजेंट करता रहा है वो रेट में, तो वो जैसे भी फ़ैसला हुआ था तो आप इसको ज़रा देख लें, तो असिस्ट करें। और वो कुछ जज साहब उस वक्त ये भी कह रहे थे कि कुछ थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन भी है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला ही है और वो हमारे सामने है, और अब पहले भी इसको आपका ऑफिस हाई कोर्ट में प्लीड करता रहा है। लेकिन बहरहाल उन्होंने उनको कहा कि भाई आप असिस्ट करें इसमें जब ये लगे। तो बहरहाल ये मॉर्निंग में बात हुई, फिर वो आखिर में इसकी बारी आई, तो 1 बजे तक तो मुझे लग रहा था कि शायद इसकी बारी ना ही आए, क्योंकि वो मैंने बड़ा अच्छा ये देखा कि बाकी जितने भी मामलात थे तकरीबन सब पे वहाँ पे आज कोर्ट में ही वो जजमेंट लिखवा रहे थे, और तकरीबन सभी केसेस को शायद 1-2 को छोड़ के जो डेफर हुए होंगे जिसमें उन्होंने टाइम दिया, वरना वो डिसाइड हुए वहीं पे और डिसाइड उन्होंने कर दिए। बहरहाल कोई मेरे ख़्याल में 1:30 बजे या 1:45-2 बजे हमारी बारी आई। 15 नंबर पे केस था, तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल साहब थे, साथ में रजिस्ट्रार साहिबा भी मौजूद थी सुप्रीम कोर्ट की, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आमिर रहमान साहब जो हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करते रहे थे रजिस्ट्रार साहब को, वो भी मौजूद थे। तो मैं तो इन पर्सन था, मेरे साथ तो कोई लीगल असिस्टेंस उस तरह से थी नहीं। तो सबसे पहले जो सवाल वहाँ पे आया वो ये है कि ये कैसे फ़ैसला हुआ था, अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने कैसे एग्री कर लिया कि वो रजिस्ट्रार साहब के बिहाफ पे रिट पटिशन फ़ाइल करेंगे। तो कुछ इस पे बात हुई, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ पे ये इस बात से एग्री किया कि ये काम अटॉर्नी जनरल का नहीं था और उनका ये करना बनता नहीं था। तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी बात हुई कि ये कैसे फ़ैसला हुआ था, तो उन्होंने कोई लेटर्स जो मेरे रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ वहाँ पे एक अलहदा कोई फ़ाइल बेंच के सामने रखी थी, तो उसमें यह था कि कोई शायद रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से लेटर लिखा गया था कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ डिज़ायर्ड। अब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन थी हमें नहीं पता, वो चीफ जस्टिस साहब थे, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि और कोई अथॉरिटी हो नहीं सकती थी सिवाय फुल कोर्ट के। तो फुल कोर्ट में तो शायद ये फ़ैसला नहीं हुआ था। तो बहरहाल वहाँ पे एक चीज़ ये डिस्कस हुई कि ये रिट फाइल करने का फ़ैसला कैसे हुआ था, और अटॉर्नी जनरल साहब ने इस बात पे एग्री किया कि अगर ये फ़ैसला करना था तो मतलब और भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रिट करना बनता भी है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट अंडर मतलब आर्टिकल 199 है गालबन कि उसके तहत रिट फाइल कर सकती भी है या नहीं, क्योंकि उसमें गालबन लिखा हुआ है कि ना उसके ख़िलाफ़ रिट हो सकती है ना वो कर सकते हैं। और लेकिन अगर फ़ैसला हुआ था तो फिर कैसे हुआ था, तो फिर ये फुल कोर्ट में तो नहीं हुआ था। और अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ पे ये भी कहा कि अगर फ़ैसला होना था और अगर ये सही बात होती भी तो फुल कोर्ट में होना चाहिए था, और इन एनी केस अटॉर्नी जनरल का ऑफिस का इसमें इन्वॉल्व होना नहीं बनता था। लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त इंटरेस्टिंग सूरत हाल वो वाली थी कि जब चीफ जस्टिस काजी फाजी ईसा साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं अटॉर्नी जनरल की राय से इत्तफाक करता हूँ
और हैरान कुन बात यह है कि यही एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे जो कि हाई कोर्ट में गए थे, और जब हाई कोर्ट में इनके हक का फैसला हो गया तो ये इस बात को डिफेंड करते रहे कि ये बिल्कुल हमारा रिप्रेजेंट करना बिल्कुल ठीक था। जी बिल्कुल, वो कह रहे थे कि अगर आपने आपसे रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा भी था और आपके ख्याल में ये करना नहीं बनता था तो आपको उस वक्त कहना चाहिए था कि हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो फिर आपने क्यों रिप्रेजेंट किया। तो ये एक तरह से सवाल आया, तो जिस पे खैर इसको बड़ा लाइटली एक तरह से बेंच ने लिया, और बेंच ने ये कहा कि हम आपको इस पे वो नहीं करना चाह रहे, दबाव में नहीं लाना चाह रहे, तो लेकिन आप ये, तो बहरहाल फिर उन्होंने ये भी पूछा एक लाइटर मोड में कि फिर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस ने अगर आपको वकालतनामा दिया था इस पे, जो कि बाद में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक्चुअली शायद प्राइवेट कैपेसिटी में किया था, लेकिन वो भी एक अजीब सी बात थी कि अगर प्राइवेट कैपेसिटी में किया था तो वो जो आमिर रहमान साहब ने वो रेट फाइल की थी उसके नीचे लिखा हुआ था एडिशनल अटॉर्नी जनरल वो ना, तो अगर प्राइवेट कैपेसिटी में तो नहीं बनती। क्योंकि वहाँ पर ये भी बात हुई कि जनाब फिर लाइटर मोड में चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आपकी फिर कोई फ़ीस भी तय हुई थी, तो उन्होंने कहा जी कि फ़ीस तो मैंने कहा था कि ₹1 चार्ज करूँगा, लेकिन अभी तक मैंने बिल बना के दी नहीं है उनको। तो मतलब कुछ इस तरह से, लेकिन उसमें बहरहाल एक चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि ना ही अटॉर्नी जनरल ऑफिस की या एडिशनल अटॉर्नी जनरल का रेट फाइल करना बनता था, और ना ही शायद फुल कोर्ट में फ़ैसला हुआ था, जो अगर आइन के मुताबिक ठीक भी होता तो शायद जो सही तरीका था कि रजिस्ट्रार साहब को ऑथोराइज़ करना था ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे ऑथोराइज़ तो फुल कोर्ट ही कर सकता था। अच्छा मुख्तार साहब, इसमें एक मौके पे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि हम आपको मालूमात देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है, और फिर आपको उन्होंने ऑप्शन दी कि आप चाहते क्या हैं कि क्या हम वो जो फैसला है वो सेट असाइड करें और आपको मालूमात दे दें, या जो रजिस्ट्रार के हवाले से जो बात थी, और फिर आपने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आप चाहते हैं कि एक मालूमात भी मिले, और मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी बात आप बताएं ताकि पूरा कॉन्टेक्स्ट। वहाँ पे 2-3 ऑप्शंस डिस्कस हुए, मतलब मैं तो ये चीज़ लेके गया हूँ कि जो कानून है जो मौजूद है जिसके तहत कमीशन ने फ़ैसला किया है, मेरी राय में वो कानून सही है। उस कानून की वजह से सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस पे कोई हर्फ नहीं आता है, और उस कानून के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस एक पब्लिक बॉडी है और कमीशन का फ़ैसला ठीक है और मुझे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि इसी बात को अपहोल्ड करना चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन वहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब ने व्यू ये लिया कि उन्होंने कहा जी नहीं, कमीशन डायरेक्ट नहीं कर सकता था रजिस्ट्रार को, चूँकि रजिस्ट्रार वहाँ पे आर्ग्यूमेंट शायद ये चल रहा था जो मैं समझा कि रजिस्ट्रार ऑफिस इज़ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को भी डायरेक्शन देने का मतलब यही है जैसे आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तो आज़ादी पे हर्फ आएगा, इंडिपेंडेंस पे, अगर एक कमीशन उसको डायरेक्शन पास कर रहा हो। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने व्यू ये लिया कि बेहतर ये हो कि फुल कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट है अपने रूल्स में एक मेकनिज़म तय कर दें कि किस तरह से इंफॉर्मेशन किस तरीके से मांगी जाएगी और उसके ख़िलाफ़ अपील का तरीका क्या होगा, कि कोई किसी को डेजिग्नेट कर दें कि इससे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी और उससे कोई एग्रीव्ड होगा तो उसके ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे होगी। तो ये एक दूसरा ऑप्शन था। और जो मैं समझा बीच में गालबन मुझे समझने में गलती भी हो सकता लग सकती हो, लेकिन एक चीज़ मुझे शायद ये भी लगा कि कहीं पे ये भी ऑप्शन दिया गया कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो आप मांग रहे हैं, और हम उसमें कह देते हैं कि जी हम ये सुप्रीम कमीशन के हुक्म पे तो नहीं दे रहे क्योंकि हम उसको मानते नहीं हैं, लेकिन हम दे रहे हैं क्योंकि हम आर्टिकल 19A तो मौजूद है। तो लेकिन मेरा ख्याल ये था कि फ़ैसला उन लीगल इश्यूज़ पे होना चाहिए, और मेरी राय ये थी कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो सुप्रीम कोर्ट से डिस्टिंक्ट ऑफिस है। आइन का आर्टिकल 176 बताता है कि अदलिया क्या है, उस आर्टिकल में रजिस्ट्रार का तो जिक्र नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट भी एक हुआ। जी बिल्कुल, ये मैंने वहाँ पे ये बात की। मेरे ख़्याल में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको आइन में डिफ़ाइन किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उन पे मुश्तमिल है। तो उसमें कहीं पे आइन में तो रजिस्ट्रार ऑफिस का या जो नीचे पूरा पैराफ्रेनेलिया है उसका जिक्र तो नहीं है। तो लेकिन कहीं रूल्स में गालबन या कोई एक कन्वेंशन ऐसे बन गए हैं या प्रैक्टिस में वो ऐसे ही समझा जाता है कि ये सब सुप्रीम कोर्ट है। मेरी राय में जो मैंने वहाँ पे आर्ग्यूमेंट, मुझे कोई ज़्यादा मौका नहीं मिला, थोड़ी सी मैं बात कर पाया। मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जजेस हैं, चीफ जस्टिस साहब और बाकी जज साहबान,
वो सुप्रीम कोर्ट हैं। जो बाकी हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जो इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट से डिस्टिंक्ट है। अच्छा, लेकिन वहाँ पे ये हो रहा था, मैंने वो एक मिसाल दी कि जो आइन में लिखा हुआ है, मतलब हवाला दिया कि आइन में ये लिखा हुआ है कि सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी, उसकी है। ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की है। तो फिर मेरी राय ये थी कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस की अथॉरिटी है वो भी एक्सल में फेडरल गवर्नमेंट की है, लेकिन वो इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की डिस्पोजल पे है। तो लेकिन वहाँ पे ये शायद शक पैदा हुआ उनको कि इसका मतलब है कि ये तो फिर फेडरल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी। मेरा व्यू उसमें ये था, जो शायद मैं वहाँ पे वजाहत से नहीं बता सका, कि देखिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी असल में फेडरल गवर्नमेंट की है, लेकिन वो मुख्तलिफ जगहों पे एक्सरसाइज हो रही है, कई जगहों पे इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज हो रही है, उसमें कैबिनेट का कोई अमल दखल नहीं होता। और यही व्यू मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो असल में फेडरल गवर्नमेंट की है वो इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है, रजिस्ट्रार ऑफिस और नीचे लोग, लेकिन वो इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं और वो इंडिपेंडेंट है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट को अमल दखल ना करना चाहिए, ना गालबन ना मेरी नज़र में वो कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है और इसी वजह से वो फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। चूँकि एक सवाल वहाँ पे ये भी आया, चूँकि प्रियम्बल मुझे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पढ़ें एक्ट का, तो प्रियम्बल में ये लिखा हुआ था कि ये फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट करना है और वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है एक्चुअली वो एक तरह की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का एक्सरसाइज है सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे, सुप्रीम कोर्ट की एड में, और वो उस हद तक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की एक्सरसाइज की हद तक वो इस कानून के ताबे है। तो ये मेरा लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट थी, जो शायद मैं पूरी तरह वहाँ पे नहीं कर सका, थोड़ा टाइम नहीं मिला। यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब, मौजूद चीफ जस्टिस साहब और आला अदलिया का दोहरा मेयार भी नजर आता है कि एक तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में उनकी राय ये है कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून वो सुप्रीम है, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के तहत एक कायम कमीशन है, उसको मानने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में तैयार नहीं है। जी, वहाँ पे मैंने ये बात नहीं की है, लेकिन मैं इट क्रॉस्ड माई माइंड कि वहाँ पे भी एक्चुअली सवाल तो कोई इसी तरह से है कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी इंटरनल प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकता है। तो यहाँ पे भी एक पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है और उसमें मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन की एक्सेस तक वो रेगुलेट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात को, चूँकि सवाल तो यही है कि क्या वो कर सकता है या नहीं। वहाँ पे भी इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, जो लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, और जैसे वो लाइव हियरिंग में हम देख रहे थे जस्टिस मुनीब साहब और कुछ और जज साहबान ये आर्ग्यू कर रहे थे कि ये हम खुद कर लें तो सुप्रीम पार्लियामेंट क्यों करे। तो यहाँ पे भी अगर कानून ट्रांसपेरेंसी का है और वो इस हद तक ही है कि आप इंफॉर्मेशन देंगे, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तो उससे जुडिशल इंडिपेंडेंस कैसे कंप्रोमाइज़ होती है। तो मेरी नज़र में तो पार्लियामेंट के हर कानून को उठा के फेंक देना ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट का कोई ऐसा कानून है जिससे वाकई आपकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज़ होती है तो आप उस हद तक ज़रूर अपना जुडिशल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ये रवैया कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाएगी तो उसके ज़ाहिर कोई आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन मेरी नज़र में तो अच्छा, आज केस किस स्टेज पर जाके कंक्लूड हुआ? आगे कोई हियरिंग के लिए दोबारा फिक्स हो गया है, क्या होगा? नहीं, आखिर में जी उन्होंने ये कहा चीफ बेंच ने कि आप 2 हफ्तों में, अटॉर्नी जनरल साहब से भी उन्होंने ये फरमाया और मुझे भी ये कहा कि आप 2 हफ्तों में अपने आर्ग्यूमेंट्स डिटेल में दे दें। ज़ाहिर काफ़ी सारे सवाल इस तरह के थे जो रिट के हवाले से थे, जो रजिस्ट्रार ऑफिस का और सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक़ पे थे कि ये एक ही हैं या डिस्टिंक्ट हैं। और मैं कहीं कह रहा था कि अगर ये एक ही हैं तो फिर रजिस्ट्रार साहिबा भी वहाँ पे मौजूद थी, तो वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट हैं तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मौजूद थी। मतलब यहाँ पे अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, मैं मौजूद था। अगर रजिस्ट्रार साहिबा का ऑफिस भी सुप्रीम कोर्ट है तो फिर वो भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ही मौजूद थे। तो बहरहाल इस तरह की वो आखिर में उन्होंने ये फरमाया, और चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे थे कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, और ज़ाहिर है इस पे वो कह रहे थे कि भाई मेरी बड़े अरसे से मैं ज़ाहिर है इस प्रोफेशन में हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स है। तो मुझे ये कह रहे थे कि आप भी मज़ीद इस पर सोच लें, कुछ असिस्टेंस लेनी है ले लें। लेकिन वैसे मुख्तार साहब ये बड़ा एक तारीखी केस है, और मेरे ख्याल है कि ये रेफरेंस के तौर पे कोर्ट होगा कि मुख्तार अहमद अली वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। ये जिस तरह मुख्तलिफ केस आते हैं ना, असफंदियार वली, आसमा जहांगीर जलानी, आसमा जलानी केस, तो उस लिहाज से, और ये जो आप बता रहे हैं अभी डिबेट भी बड़ी एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर हो रही है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद अपने बारे में उसकी क्या हदूद हैं और
किधर उसकी ख़त्म होती है और एग्जेक्टिव की शुरू होती है, उनको भी ये चीज़ें तय करनी पड़ रही हैं या उनको सोचना पड़ रहा है? देखिए चीमा साहब, मेरे लिए तो एज़ाज़ की बात है कि अगर इस हवाले से मेरी इस कोशिश के नतीजे में कोई एक पॉजिटिव फ़ैसला आ जाए तो ये एक वाकई बड़े एज़ाज़ की बात होगी। लेकिन मेरा जब जाने का मकसद यही था, देखिए हमारे बड़े बड़े इदारे हैं और मैंने आज वहाँ पे कहा भी और वो बेंच ने एग्री किया। ख़ास तौर पे मैं देख रहा था जस्टिस अतर मिनल्ला साहब तो बहुत उस पर तायदी अंदाज से वो नोट कर रहे थे और मैंने वहाँ पे ये कहा जी कि कोई इदारा इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। देखिए ना, ट्रांसपेरेंसी से आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। ट्रांसपेरेंसी जब होती है तो फिर आपको देखिए ना, अगर मेरे कपबोर्ड में स्केलेटन्स हैं, लोगों को पता नहीं है, तो जिसको पता है वो ब्लैकमेल कर सकता है, वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। बल्कि तो, हाँ, और मैं इससे एक और बात भी कहना चाह रहा हूँ। देखिए इस सवाल का ताल्लुक और कई मामलात से है। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, उसके ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं, फिर नीचे रजिस्ट्रार साहब हैं। अच्छा, इनके नीचे काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, काफ़ी सारी प्रोक्योरमेंट्स होती हैं, गाड़ियाँ, घरों की तज़ीन व आरैश वगैरह वगैरह, काफ़ी सारा काम हो रहा होता है। अच्छा, इस अमल में बाज़ औक़ात लोगों की जेन्युइन ग्रीवेंसेस होती हैं, लेकिन जज साहबान भी तो इंसान है ना, कभी वो भी हो सकता है किसी के साथ ज़्यादती कर जाते होंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में। तो बाकियों में तो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में भी हो सकती है। अच्छा, अब देखें, अगर वहाँ पे एक वकील साहब थे, मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो कई मिसालें भी दे रहे थे। मिसाल के तौर पे अगर चीफ जस्टिस साहब के कहने पे या रजिस्ट्रार साहब के कहने पे आपने किसी मुलाजिम को फारिग कर दिया, देखा ना, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को कर दिया या ड्राइवर को कर दिया या किसी को कर दिया, उसके ख़िलाफ़ क्या रेमेडी है? अगर रजिस्ट्रार साहब सुप्रीम कोर्ट हैं तो वो कहाँ पर जाए? और हो सकता है वो चीफ जस्टिस साहब के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की उस दौरान में जो हुक्म जारी किया उस पर हुआ हो, तो वो कहाँ पर जाएगा? अगर आप रजिस्ट्रार ऑफिस को डिस्टिंक्ट शुमार ही नहीं करते तो उसके पास तो क्या रेमेडी है ना? फिर वो यही आर्गूमेंट्स होंगे ना फिर कि जनाब वो रेट में नहीं जा सकता, वो जनाब वो तो हाई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रेट ही नहीं हो सकती, वो तो कोई फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल भी हो सकता है इंटरटेन ना करे, बल्कि कोई बता रहे थे कि शायद उन्होंने इंटरटेन नहीं किया, उन्होंने कहा ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये जो नीचे लोग हैं उनके लिए फिर क्या है? अच्छा मुख्तार साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इससे कोई मिलती जुलती बात, यानी इशू जो है अतर मिनल्ला साहब का एक इख्तलाफी नोट है जो आज के अखबारों में शाया भी हुआ है, और वो किस सिलसिले में है कि पेशावर हाई कोर्ट ने कोई जजेस को एलिवेट किया है जो सेशन जज के लेवल पे हैं, उनको आगे हाई कोर्ट में लेकर आ रहे हैं। अब जो उधर की को पार्लिमानी, जो हमारी पार्लिमानी कमेटी है, उसका उस पर कोई एतराज़ था जिसको इग्नोर किया गया, उसके खिलाफ को पिटीशन थी, पेशावर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, उसके खिलाफ अपील में इधर सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी जो वर्डिक्ट है उसमें तो उन्होंने उसको उस रिजेक्शन को उन्होंने अपहोल्ड किया है, लेकिन अतर मिनल्ला साहब का उस पर इख्तलाफी नोट है। और ये जो अंडरमाइन, ये जो है ना कि एक आज़ादी पर हरफ आता है कि जी हम जो भी करते हैं उस पर कोई इतराज़ आता है तो आज़ादी पर हरफ आता है, उस पर अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि असल में जब भी कोई आज़ादी सलब होती है वो आपको बैरूनी चैलेंजेस से ज़्यादा जो अंदरूनी तौर पे अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो उससे आपकी आज़ादी मुतासर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जो बात आप कर रहे हैं कि जब तक आपका अंदर सिस्टम नहीं ठीक नहीं होगा तो ज़्यादा एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो जाती है। एब्सोल्युटली जी, मैं तो इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और चीफ अतर मिनल्ला साहब जब हाई कोर्ट में भी इसको इन पार्ट उन्होंने हेयर किया तो उनका मुझे काफ़ी पॉजिटिव उनका इस पर था रवैया। और आज यहाँ पे भी सवाल अगरचे बहुत पूछे गए मुख्तलिफ ज़ावियों से, फिर ऐसे होगा तो फिर कैसे होगा, फिर वो रेट सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट रेट फाइल कर सकता है, मतलब इस तरह के सवाल थे काफ़ी जो यकीनन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरी नज़र में देखिए ये लीगल कम्प्लेक्सिटीज़ ज़ाहिर है, मैं तो इन पर्सन गया हूँ, मेरी तो कोई लीगल ट्रेनिंग नहीं है, अपनी कोशिश के मुताबिक जो ज़ाती तौर पे मैं कर पाया और मैंने असिस्ट करने की कोशिश की, कोई कानूनी हवाले जो एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक आम शहरी भी और मैं भी कि सवाल तो ट्रांसपेरेंसी का है, शफाफियत का है। और अगर आपको मतलब या तो सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी प्रोएक्टिव और इस मामले में इतनी हसास और इतनी कॉन्शियस होती, 2010 से ये आर्टिकल 19A आया हुआ है, तो आप बन जाते बहुत ट्रांसपेरेंट। आप कहते हैं हम, अगर कोई आर्गुमेंट ये हो कि हम कानून को भी नहीं मानते तो ये तो हमारी इंडिपेंडेंस पे हर्फ आता है, लेकिन फिर आप कर लेते, 13 साल तो हो चुके हैं। और 2019 में चलो उससे पहले किसी ने तवज्जो नहीं दिलाई होगी, सुस्ती हो गई,
2019 से तो मैं पीछे पीछे भाग रहा हूँ। वैसे यही है ना कि इवन सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट है, उसमें आइन पर कितना ज़ोर था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए, यानी कि वो जो कि एग्जैक्टिव ने कराने हैं, लेकिन वही चीज़ जो आइन सुप्रीम कोर्ट पर अप्लाई होता है उसके बारे में उनके ख्याल में अभी काफ़ी चीज़ें वजाहत तलब हैं। मुख्तार साहब, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, आप चूँकि इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पंजाब के भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं, जो RTI में पंजाब का जो लॉ था उसके तहत जो एक अपीलेंट बॉडी थी इंफॉर्मेशन कमीशन, ये बताएं कि पंजाब के लॉ में हाई कोर्ट का जिक्र है या नहीं है? पंजाब के लॉ आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं या नहीं मांग? पंजाब के लॉ में भी कोई इसी तरह की लैंग्वेज है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि एनी कोर्ट ट्राइब्यूनल कुछ इस तरह से। अच्छा, इस पे मेरा भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि आपके टाइम पर कोई एक RTI एप्लीकेशन आई थी जिसमें पूछा गया था जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उनकी मराद के बारे में। उस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आपने फैसला दिया था, क्या फैसला था आपका उस टाइम को, आप ज़रा उसका बता सकते हैं? जी बिल्कुल, वो किसी ने एक इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट फ़ाइल की थी, वहाँ पे भी रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। फिर वो हमारे पास कंप्लेंट में आए तो हमने उस पर प्रोसीड किया, जो एक तरीका था हमारा, नोटिस किया, फिर रिमाइंडर भेजा, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया था। फिर गालबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमने एक्स पार्टी डिसाइड कर दिया था और हमने ये कहा था कि ये जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है ये देनी चाहिए, बल्कि शायद हमने ये भी कहा था कि ये तो प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज होनी चाहिए। एंड टू द क्रेडिट ऑफ ऑनरेबल जस्टिस मंसूर साहब कि उन्होंने उस वक्त वो इन्फॉर्मेशन दे दी थी और वो उन्होंने मीडिया को रिलीज़ कर दी थी और एक प्रेस रिलीज़ उन्होंने इशू किया था जिसमें वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर कर दी, पब्लिकली शेयर कर दी। और उस प्रेस रिलीज़ के आखिर में ये भी लिखा था कि ये इन्फॉर्मेशन हम कमीशन को भी भेज रहे हैं और गालबन कमीशन में हमें मौसूल भी हो गई थी। तो वो हमारा ऑर्डर जो है वो शायद बहुत एक्सप्लिसिटली उन्होंने ये मान के नहीं किया था कि हम कमीशन के ऑर्डर पे कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो गई थी। अच्छा मुख्तार साहब, मुझे अभी भी ये प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह उन्होंने कहा भी कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे भी देते हैं, लेकिन किस तरीके से देंगे ये चीज़ें तय करनी है। अब मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी, लेकिन उसके लिए उसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया कि ये हम RTI लॉ को तस्लीम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मुझे लग रहा है कि जैसे हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई शायद कानून में कोई ना कोई ऐसा उसको रिकॉर्ड पर ना लाए कि ये रास्ते ही बन जाए कि आए दिन हर बंदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए कि मुझे आपकी फ़लाँ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो शायद वो इससे बचना चाह रहे हैं। इस खदशे का इजहार आज सुप्रीम कोर्ट में भी किया गया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी देखें ये तो फिर फ्लड गेट्स खुलेंगे, चूँकि जो आर्टिकल 19A की वर्डिक्ट है और जो वर्डिंग है, देखिए आर्टिकल 19 ये कह रहा है कि एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट टू, मतलब अब नॉर्म ये होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन कोई भी मांगेगा आप देंगे, एक्सेप्शन मतलब सब्जेक्ट टू रेगुलेशन एंड रीजनेबल, मतलब कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं। तो एक्चुअली वो कह रहे थे कि ये फ्लड गेट खुलेगा और वो ठीक बात है, फ्लड गेट खुलना चाहिए, क्योंकि फ्लड गेट खुलेगा ही तो ट्रांसपेरेंसी होगी ना। अगर 2-4 लोग मांग रहे हैं तो क्या ट्रांसपेरेंसी होगी। फिर उन्होंने ख़ुद ही उसके आगे ये भी बताया और इस मामले पे मैं असिस्ट कर सकता था क्योंकि मैं इस पे काम करता रहा हूँ कि एक तो हमारा उन्होंने ख़ुद किया कि हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे रख दें तो फिर लोगों को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक बहुत ही बेहतर तरीका है और ये सारी पब्लिक बॉडीज़ को कि अगर आपका ख़दशा ये है कि फ़्लड गेट्स खुल जाएंगे तो आप तो टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया है, आप तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी हर काम जो आप करते हैं उसी पर डिसाइड करिए कि ये दिस शुड गो टू द पोर्टल, आप पोर्टल पर रख दें। आप ख़ुद भी, मैं बल्कि वहाँ पे था तो कुछ और फैसलों में भी FBR से मुतल्लिका चीफ जस्टिस साहब ने और इस बेंच ने ये फैसले किए कि इसको वेबसाइट पे डालें, तो ओवरऑल रवैया तो मुझे बड़ा पॉजिटिव लग रहा था। तो इस कानून की हद तक भी और दुनिया के कई मुल्कों में ये प्रैक्टिस है कि हर डॉक्यूमेंट जब तैयार होता है तो इसको फैसला होता है कि पोर्टल पे डालना या नहीं डालना। और मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं है किसी की या किसी की ज़िंदगी को उससे कोई ख़तरा नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई डिफेंस का मामला नहीं है, तो यू पुट इट अप ऑन द वेबसाइट। तो ये इससे उस मसले को हल किया। और आपकी जो बात कि शायद ये वो यहाँ पे भी करेंगे, देखिए मेरे ख़्याल में कितनी देर तक हम चीज़ों को मतलब एडहाक बेस से हल करना है। मतलब ये एक एडहाक रवैया हो सकता है ना कि चलो जी मुख्तार को दे दो इन्फॉर्मेशन। तो मेरी तो एक और इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट थी जो फिर कमीशन ने रिजेक्ट कर दी कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया हुआ है
वो मैंने कोई ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह का किया होता, कुछ और लोग हैं उन्होंने भी मांगी हुई है। तो बात ये है कि आपको फ़ैसला ये करना है कि लॉ की एक तो क्लैरिटी आ जाए और एक सिस्टम बन जाए। मतलब मुझे दे के तो मेरा मुंह बंद करके तो मतलब वो ज़ाहिर है कोई बेहतर रवैया नहीं होगा। आपने जो ये रिट पिटीशन की है, आपने अमली तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को एक कटारे में ला खड़ा किया है और अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान खुद अपने बारे में, अपने इदारे के बारे में फ़ैसला कर रहे हैं आपकी पिटीशन के ऊपर। मुझे ये बताइए कि आपके पीछे कौन है? मैंने तो खैर उनको कटहरे में खड़ा नहीं किया, मेरा तो सवाल थे, मेरे तो सवाल थे रजिस्ट्रार साहब से। वो ख़ुद कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार साहब भी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं, तो फिर अगर ये बात हो तो फिर आपके सवाल में जान बनती। लेकिन मैंने ये इस तरह से नहीं किया, मैंने तो जज साहिबान की इन्फॉर्मेशन मांगी भी नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी इन्फॉर्मेशन मांगी नहीं जा सकती, मेरी राय में उनकी इन्फॉर्मेशन भी मांगी जा सकती है और शहरियों का हक़ है कि मांगी जाए। ख़ास तौर पे मैं जुडिशल फंक्शन तो वैसे ही ओपन कोर्ट में होता है, लेकिन अगर जज साहिबान ज़ाहिर उनके पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो मतलब उनसे मुतल्लिक जो मालूमात हैं उस हद तक कि जिसमें उनकी प्राइवेसी, उनकी फैमिली की डिग्निटी और वो इफ़ेक्ट ना हो, तो उस हद तक तो उनके बारे में भी मालूमात मांगने में हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि रजिस्ट्रार ऑफिस से मैंने मांगी है और रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो जहाँ तक मेरे पीछे कौन है तो वो आपके तो इल्म में है कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ कोई 2000 साल से, सन 2000 से, और उस पे कुछ सीखने की कोशिश भी की है, पब्लिक अवेयरनेस की कोशिशें भी करते रहे हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह भी इस पे की हैं। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ के लिए हमने बहुत लेटर्स लिखे हैं, बहुत लोगों से मिला है, बात की है कि ये कवानीन बनाए जाएँ। तो कोई पीछे नहीं है, सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं ये समझता हूँ कि देखिए अब जो ये एक सिस्टम चेंज है, हम अक्सर कहते हैं ना सिस्टम की तब्दीली होनी चाहिए। तो सिस्टम को अगर आप अनपैक करें कि इस सिस्टम में ख़राबियाँ क्या हैं, तो इस सिस्टम की एक ख़राबी ये है कि ये बहुत सीक्रेटिव है। इसमें लीक्ड इन्फॉर्मेशन आपको बहुत मिल जाती है, डिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन एक सही तरीके से, कानूनी तरीके से डिस्क्लोज्ड की हुई इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड पर मबनी हो वो बहुत कम है, वो बहुत ही कम है। मतलब आप भी प्रोग्राम करते हैं, हम रोज़ सुनते हैं, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी ने आपसे इनफॉर्मली शेयर की होती है, कोई आप निकलवा लेते हैं, कोई सोर्सेज होते हैं, ये सारी इनफॉर्मल है। लेकिन रिकॉर्ड सामने आए, लोगों को दिया जाए, कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में उन्होंने इसके सिस्टम्स बना लिए हुए हैं, आप एक्चुअल रिकॉर्ड ले सकते हैं। और देखिए सीक्रेसी जब ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है, और हर कोई कहता है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है तो सीक्रेसी कम ही होगी ना। असल बात मुख्तार साहब ये है कि इस मुल्क के लोग जो है वो टैक्स देते हैं और इन लोगों को इस बात का पूरा हक हासिल है कि उनके पैसे जहाँ पे भी खर्च होते हैं उनके बारे में मालूमात लें। मेरे ख्याल में मुख्तार साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम हमारा देखा। मुख्तार अहमद अली साहब ने हमें तफसील से बताया कि बेसिकली उनकी पिटीशन का मकसद जज साहिबान की या अदलिया की तौहीन नहीं, मकसद ये है कि शफाफियत आए और मालूमात आवाम तक पहुँचे। आज तक के लिए यही।